वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए पीआई की सीरीज में यह हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, उन वीडियोस को जरूर देखिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चौथे लेक्चर को। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि 31 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में खाली स्थान है राज्य, और यहां पे खाली स्थान है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको बताना है कि 31 अक्टूबर 2020 तक टोटल भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो 31 अक्टूबर 2020 तक टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पे एक प्रश्न और आता है, ठीक है। वह प्रश्न ये आता है कि 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956, उसके बाद भारत में कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो आप लोग याद रखिएगा, उस समय जब 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद 14 जो है वो स्टेट थे। कितने? 14 जो है वो स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी जो पूछी जाती है और ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2020 या ये कहा जाए आज की डेट में जो है टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यह है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास, ठीक है, किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया? ठीक है, तो उस योजना का नाम बताना है। तो वह योजना है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, जो इंदिरा आवास योजना थी उसको ध्यान दीजिएगा, उसको 25 जून 2015 को जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है पुनर्संरचित करके, ठीक है, पुनर्संरचित करके उसका नाम क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक, इससे पहले इसका क्या नाम था? इंदिरा आवास योजना ग्रामीण। इसके तहत ये करना था कि 2022 तक, ठीक है, 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्के मकान देने की बात की गई थी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2000, ध्यान दीजिएगा, 2022 तक सबके लिए जो है कच्चे मकान थे उनको जो है पक्के मकान में परिवर्तित करके देना था। ठीक है, तो यह स्कीम थी हाउस फॉर ऑल। क्या? हाउस फॉर ऑल, तो सभी के लिए आवास की जो है वो बात की गई थी। और यह योजना जो है वह पुनर्संरचित कब की गई थी? 2015 में। कब? 2015 में। और लक्ष्य क्या रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों के लिए 2022 तक जो है पक्के मकान दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? इंदिरा आवास योजना। ठीक है, और ध्यान रखना है क्या, यह ग्रामीण क्षेत्रों में मकान देने की बात करता है यह योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? ठीक है, तो भारत में कितने ऐसे संगठन हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंग हैं? तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या जो है वो 26 है। कितना? 26। तो मतलब कि 26 ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र के ऐसे हैं जो भारत में ऑपरेट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सदस्य देशों की संख्या है 193। तो ठीक है, तो 193 जो है वो मेंबर हैं यूएनए के, यूनाइटेड नेशन के। और ध्यान रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना होती है 1945 में। कब? 1945 में। ठीक है, तो यह 1945 का संगठन है। आज की डेट में 193 जो देश हैं इसके सदस्य हैं और 26 जो है इसके जो है कहा जाए कि इसके जो है वो अंग है, या 26 जो है इसके संस्थाएं हैं जो इसके अंडर में काम करती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूएनडीपी, ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये इसी के अंग हैं। ठीक, अगला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर पर
रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो ये है टेलनेट। क्या? टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म टेल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो अगर एक कंप्यूटर जैसे मान लिया कि यहां पे है और दूसरा कंप्यूटर जो है यहां पे, ठीक है, तो इस कंप्यूटर को यहां से, ठीक है, मतलब कि इस कंप्यूटर को जो है इसके द्वारा अगर एक्सेस करना है तो हम टेल नेटवर्क का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और इसमें ये चीजें ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कंप्यूटर हैं वो लैन के थ्रू जो है कनेक्ट हो, किससे? लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है कनेक्ट हो। तब हम टेलनेट का इस्तेमाल करके इस कंप्यूटर के द्वारा, ठीक, इस कंप्यूटर के द्वारा जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है हम ये नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर ए है और ये है कंप्यूटर बी। ठीक है, तो ए से बी की जो है कुछ दूरी पर दोनों कंप्यूटर हैं और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ए के द्वारा जो है कंप्यूटर बी को एक्सेस कर ले, ठीक है, उसको लॉग इन कर ले। ठीक, तो इसके लिए आपको जो है टेल कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा। और एक और क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये जो दोनों नेटवर्क हैं वो लैन में हो, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हो। तब आप टेलनेट का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर को जो है दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक, तो ये है टेलनेट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि भारत के भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की? जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो नाम है डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है, तो डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो भारत में प्रारंभ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि 2018 में, ठीक है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किस देश को प्राप्त हुआ था? 18th 2018 में जो है 18th एशियन गेम हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेल था उसमें किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वह देश है चीन। ठीक है, वह देश कौन सा है? चीन। और भारत को जो है उस गेम में 8वां स्थान प्राप्त था। क्या? भारत जो है वो 8th रैंक पे था। किस रैंक पे? 8th रैंक पे था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हाल फिलहाल में एशियाई गेम हुआ है वह 19वां जो है वो, ये जो है 9वां एशियाई खेल नहीं है, ये है 19वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको चेंज कर लेना है। ये है 19th। ठीक है, 19वां जो एशियाई खेल है 2023 में इसका आयोजन होता है। और कहां पे होता है? चीन के शहर हांगझोउ में। और इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया। और इसका शुभंकर है चेनचेन कांग लियानीलियन। ठीक है, और इसकी थीम मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है, मेमोरी ऑफ जियांगन इसकी थीम है। और उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक होते हैं हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं और लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाज है। ठीक है, इन्होंने जो है उद्घाटन समारोह में जो है वो ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में के जो ध्वजवाहक थे वो पी आर श्रीजेश। क्या? पी आर श्रीजेश जो कि हॉकी गोलकीपर है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो एशियाई खेल था इसमें इसमें किसको क्या रैंक मिली थी, किसको कितने पदक मिले थे। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे जिस तरीके से जो 18th एशियाई गेम था उसमें चीन जो है प्रथम स्थान पे था, उसी तरीके से जो 19th एशियाई गेम था जो हांगझाओ में हुआ था, चीन के हांगझाओ शहर में, उसमें भी प्रथम स्थान जो है चीन का आता है। टोटल जो है 383 उसको पदक मिलते हैं, जिसमें से 201 गोल्ड, 111 रजत और 71 जो है वो कांस्य पदक इसको प्राप्त होते हैं। दूसरे स्थान पे जापान रहता है, तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया। ठीक है, और भारत के प्रदर्शन की अगर बात किया जाए तो टोटल 107 इसको पदक प्राप्त होते हैं, जिसमें स्वर्ण जो है 28, रजत 38 और कांस्य पदक जो है 41 होते हैं। और यह पहली बार होता है कि एशियाई गेम में भारत ने 100 का आंकड़ा जो है वो पार किया था। ठीक है, तो टोटल इसको जो पदक प्राप्त हुए थे 107, और 107 पदक के साथ भारत जो है वो चौथे स्थान पे था। तो ये भी याद रखिएगा
कि जो 19th एशियाई गेम था जो कि हांगझाओ चाइना में हुआ था, उसमें प्रथम स्थान चीन को और चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो देखिए गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन को जो पत्र लिखा गया था उसमें टोटल 11 मांगों को रखा गया था। कितनी मांगे? टोटल जो है 11 डिमांड थे महात्मा गांधी के। और यह जो आगे चल के जो बैठक होती है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, वह होती है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को बैठक होती है। और ध्यान रखिएगा, यह जो गांधी और इरविन की जो बैठक होती है, इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। क्या? दिल्ली समझौता। ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट मान लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में दिल्ली एग्रीमेंट या दिल्ली समझौता। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली समझौता या दिल्ली एग्रीमेंट, यह कब है? 5 मार्च 1931। और एक और चीज याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को, ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु और तीसरे होते हैं सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोगों को जो है फांसी दी जाती है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तो एक बात ये भी आती है जनमानस में, ये जो है वो हमेशा उबाल रहता है कि महात्मा गांधी अगर चाहते, ठीक, तो इरविन के सामने, क्योंकि उस समय इरविन जो था वो वायसराय था भारत का, तो उसके सामने यह बात रख सकते थे कि ये तीनों जो नवयुवक थे, इनको फांसी की सजा न होने दिया। तो इनकी 11 सूत्री मांगों में जो है इनका जिक्र किया ही नहीं गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, जिसमें गांधी जी जो है 11 अपनी डिमांड रखते हैं, और ये 11 जो सूत्री जो है उनकी डिमांड होती है, इनमें से कुछ जो डिमांड है वो फुलफिल की जाती है, सारी डिमांड जो है वो इरविन के द्वारा नहीं माना जाता है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दी जाती है, लेकिन इनकी सजा को कम करने या माफ करने को लेकर गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में जो है वो जिक्र नहीं किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है, दिवस जो है, राष्ट्रीय दिवस हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वहां से जो है प्रश्न आ ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न यह है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हु लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920-22। ठीक, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहीं पे एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रश्न यह है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर, क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक, तो महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, और यह आंदोलन जो है 1920 1 अगस्त, ये डेट भी याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है और 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को इसको जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और समाप्त क्यों किया जाता है? क्योंकि 4 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा वाला कांड होता है, ठीक है, जिसमें चौरी चौरा वाला कांड होता है जिसमें एक पुलिस थाना को जो है जो असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा जला दिया जाता है, ठीक है। तो हिंसा हो जाती है और हिंसा हो जाने की वजह से महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि इस आंदोलन को जो है वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को जो है ये आंदोलन खत्म कर दिया जाता है। और एक और चीज याद रखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने यह बोला था कि भारत की आजादी हमारे पहुंच में है और हम 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के भीतर जो है भारत को आजाद करा ले जाएंगे, ठीक। यह बात जो है असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कही थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न भी जो है अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसके साथ में यह भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा समझिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपियन अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये जो प्रश्न है इन सारे प्रश्नों का हम लोग जो है उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डील कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना होती है और इंडियन नेशनल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1885 में बन के आता है और 1885 के बाद जो 1887 की जो तीसरी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो 1 से लेके जो 4 तक की जो बैठकें हैं उसको जो है हम लोग देखते हैं। जो 4 शुरू के अधिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहला अधिवेशन जैसा कि मैंने बताया कि यह 1885 को होता है, ठीक है, स्थापना के साथ, और यह कहां पे होता है? मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 में यह होता है कलकत्ता में। कहां पे? कोलकाता में, और दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा अधिवेशन जो कि प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है, जो तीसरा अधिवेशन है वो 1887 में होता है मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी ये करते हैं। और जो चौथा अधिवेशन होता है 1888 में, तब के इलाहाबाद में होता है, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल, ठीक है। जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में जो है यह अधिवेशन संपन्न होता है, ठीक। और पांचवा अधिवेशन जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है ये भी ध्यान रखिएगा, पांचवा जो अधिवेशन है 1889 में, वो होता है मुंबई में, ठीक है। कहाँ होता है? मुंबई में। और जो पांचवा अधिवेशन है वो भी एक यूरोपियन के द्वारा किया जाता है। और अब आपको नाम बताना है कि जो पांचवा अधिवेशन था वह किस यूरोपियन के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। अब आगे के जो प्रश्न, यहां से कुछ और जो प्रश्न आ सकते हैं अधिवेशन से, ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो 1924 का, ठीक है, 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन है, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक का, उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, महात्मा गांधी ने की थी। अच्छा, जो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वह पहली कौन सी महिला थी जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, तो वह है एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है। और ये जो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था वो था कलकत्ता में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती है, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो यह है विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है। और एक चीज यहां पे और ये ध्यान रखिएगा, इसरो, ठीक है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर था। ठीक है, तो जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की जाती है, उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन था 2020 के अनुसार बताना है। ठीक है, तो नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे था। ठीक, अब इस प्रश्न के साथ हम लोग क्या करेंगे कि हाल फिलहाल में जो भी सूचकांक आए हैं उन सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश था और भारत की पोजीशन क्या रही है उसका जो है हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस इंडेक्स को। देखिए ये लिस्ट जो है वो देखने में बड़ी है और बड़ी इसलिए है क्योंकि ये सब जितने भी इंडेक्स हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब चूंकि पूछे जाते हैं तो हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम इसको याद रखें। ठीक, तो देखिए जो सबसे पहला है नवाचार सूचकांक 2024 जिसको इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं, तो नवाचार सूचकांक 2024 यह जारी किया जाता है बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, वीपो के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की यह संस्था है, उसके द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो देखते हैं कि 2024 का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें क्या स्थिति रही। ठीक है, तो टोटल 133 देश शामिल थे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे था। भारत भारत जो है 2024 का जो इंडेक्स है उसमें 39वें स्थान पे और 2023 में वह 40वें स्थान पे था। ठीक है, तो एक रैंक जो है इसमें इंप्रूव हुआ है 2024 में। अब हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में बात करते हैं। तो इसको जो जारी करने वाली जो संस्था है वो है हेलने एंड पार्टनर्स। ठीक, हेलने एंड पार्टनर्स, और इसमें 195 देश शामिल थे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की स्थिति देखते हैं। भारत इस वर्ष जो है 82वें स्थान पे था। पिछले वर्ष यानी कि 2023 में 80वां स्थान था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक 2024 इसको जो है आईएमएफ के द्वारा जारी करता है। ये जो है हाल फिलहाल में जो भी इंडेक्स जारी हो रहे हैं उनमें यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? एआई तत्परता सूचकांक 2024, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंडेक्स 2024 यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टोटल 174 देश, ठीक है, 174 कंट्रीज है वह सम्मिलित थे और इसमें इसमें भी सिंगापुर जो है वो टॉप पे रहा। भारत की पोजीशन देखते हैं। भारत इस वर्ष 72वें स्थान पे था और लास्ट ईयर का तो नहीं दिया है, इसका स्कोर यह दिया है 0.49। ठीक है, तो स्कोर जो है आप भूल जाइए, बस इसकी रैंक याद रखें। ठीक है, तो भारत की पोजीशन जो है एआई तत्परता इंडेक्स 2024 में 72nd थी। ठीक, 72वीं रैंक थी। ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2024 के बारे में बात करें, यह EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 146 देश। वियना, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वह जो शहर है वह टॉप पे रहा। भारत के लिए यह आंकड़ा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया। 120 इसमें देश थे और यहाँ जैसे जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसके बारे में जो पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। स्वीडन पहले रैंक पे, भारत 63वीं रैंक पे, 2023 में 67वां रैंक था। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक इसको याद रखिएगा, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 146 देश को शामिल किया गया था। आइसलैंड पहले स्थान पे, भारत 129वां स्थान। एकदम रट के रखिए, भारत जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2024 में 129वें रैंक पे था। 2023 में 127वां रैंक था, 127। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में अगर हम लोग बात करें, मतलब कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ये एल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है और 180 देश शामिल थे, जिसमें टॉप पे रहा एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया जो कि यूरोप का देश है, एस्टोनिया। ठीक, और भारत जो है 176वीं रैंक पे था। ठीक है,
तो 180 में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 176 रैंक पे। भारत की स्थिति काफी खराब रही। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, ठीक है, इसको जो है इंपॉर्टेंट में रखिए। 163 देश शामिल थे, जिसमें आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पे था। भारत 116वां स्थान और 2023 में 126वां स्थान था, ठीक है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024, यह भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और 119 देशों में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे, भारत 39वें स्थान पे था। और 2021 में जब आया था तो उस समय भारत की रैंक 54वीं रैंक थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये फ्रांस बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इसमें 180 देश शामिल थे, जिसमें टॉप पे रहा नॉर्वे। और भारत की रैंक ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक 2024 में 159, एकदम इसको याद रखिएगा, 159th रैंक थी, ठीक है, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 की बात की जा रही, ठीक है। अगर हम लोग 2023 में बात करें तो और बुरी हालत थी, 161, ठीक है। तो 2023 में 161 रैंक थी, 2024 में दो रैंक इंप्रूव करके 159th रैंक पे आया। और नॉर्वे जो है वो टॉप पे रहा। तो 159th रैंक जो है वो कितने देशों में मिल रही? 180 देशों में, ठीक। तो जो भारत की जो मीडिया है वो बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही बुरी हालत में, ठीक है। साइबर क्राइम इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो ये भी इंडेक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। 97 कंट्री को जो है शामिल किया गया था। इसमें रूस जो है वो पहले स्थान पे और भारत का स्थान 10वां था, ठीक है। भारत किस स्थान पे? 10th रैंक पे। अब चलते हैं अगले जो इंडेक्स हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। यह जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या ये कहा जाए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष 193 देश शामिल किए गए थे, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। भारत 134वीं रैंक और स्कोर इसको प्राप्त था 0.644। विश्व खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के बारे में बात करें, यह सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है वो जारी किया गया था। इसमें 143 देश थे। 143 देशों में फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड का नाम जो है चेंज करके फनलैंड कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार 8 बार से जो है यही पहली रैंक जो है वो रिस्टोर करके रखा है, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को नहीं भूलना है, यह जो है वो पहली रैंक पे रहता है, ठीक। भारत जो है 126वें स्थान पे रहा है। 2023 में भी 126वीं रैंक थी, ठीक है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, ठीक है, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। और ध्यान रखिएगा ये 2024 का नहीं है, 2023 का है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। इसमें टोटल देश थे 180, जिसमें टॉप पे रहा डेनमार्क, ठीक है। तो टॉप में रहा डेनमार्क का मतलब डेनमार्क वह देश जहां पे सबसे कम करप्शन है, ठीक। भारत की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति 93, मतलब कि 180 देशों में 93वीं रैंक है भारत की। इसका मतलब करप्शन के मामले में भारत जो है बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो भारत के लिए बुरी खबर है। 2022 में 85वां रैंक था, ठीक है। तो 2022 से 2023 में इसको जो है कितने रैंक की उछाल मिल गई? 8, ठीक है। तो और बदतर स्थिति हो जा रही है, ठीक है। मतलब कि करप्शन का जो लेवल है वो इंडिया में डे बाय डे जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 की बात करें, या ग्लोबल पावर के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। 145 देश हैं इसमें। अमेरिका पहले स्थान पे, भारत चौथे स्थान पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, यह जारी किया गया जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इसमें 64 कंट्री थे, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पे, भारत 7वें स्थान पे और 2023 में भारत जो है 8वें स्थान पे था, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक, वैश्विक भूख सूचकांक 2023
जब ये आया था तो काफी हलचल मची थी, क्योंकि भारत की स्थिति जो है इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी बेकार थी। ठीक है, तो इसको जो जारी करने वाली जो संस्था है वो जर्मनी की संस्था है, जर्मनी बेस्ड जो संस्था है, वेल्थुंगर हिल्फे। ठीक है, वेल्थुंगर हिल्फे, जिसमें 125 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें बेलारूस जो है वो पहले स्थान पे था, जहां पे भुखमरी की स्थिति सबसे कम है। भारत 111वां रैंक। ठीक है, 2023 जो इंडेक्स आया है उसमें भारत को 125 देशों में 111वां स्थान था। 2022 में भारत 107 रैंक पे था। ठीक है, किस रैंक पे? 107 रैंक पे। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि भूखमरी की कंडीशन जो है 2022 से 2023 देखा जाए तो और भारत में बद से बदतर होती चली गई। ठीक है, मतलब 4 पायदान और भारत जो है खिसक गया। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 के बारे में बात करें, इसको जो है चैनालिसिस के द्वारा जारी किया जाता है। 154 देश इसमें शामिल थे, जिसमें भारत पहले स्थान पे। और अब यहां पे बात ही नहीं करते हैं, जब पहला स्थान किसका है? भारत का है। आगे विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023, यह जो है प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 64 कंट्रीज है शामिल थे, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले रैंक पे और भारत 56वें स्थान पे था, और 2022 में 92वें स्थान पे था। ठीक है, अब मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 के बारे में बात करते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, और इसमें टोटल 165 कंट्री थे, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे था, भारत 109 रैंक पे था। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023, यह जो है प्रबंधन विकास संस्थान आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें 64, ये रिपीटेड हो गया। ठीक है, डेनमार्क, ओके सॉरी, ये जो है ये ध्यान रखिएगा विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है 2023 की, जबकि ये जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 है, ये डिजिटल वाला नहीं है। इसमें भी 64 देशों को शामिल किया गया था, और इसमें डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पे। ठीक है, डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पे है, और भारत का स्थान जो है वो 40वां रहा, जबकि 2022 में 37वां स्थान था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, धनावेशित आयन को कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ठीक, यहाँ पे खाली स्थान है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। ठीक है, और यही जो ऋणावेशित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, तो या तो धनायन बोलिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। ठीक, और ऋणावेशित जो होता है उसको एनायन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज एक एग्जाम्पल के तहत अगर समझना है तो जैसे मान लिया कि यह सोडियम का एटम है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अगर इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो है अगर दे दिया, ठीक, तो ये बन जाएगा सोडियम आयन। क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सोडियम आयन बोलिए, सोडियम केटायन बोलिए। ठीक है, यह कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। अब इसी के उलट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे दूसरा अगर ऋणायन का एग्जांपल है तो क्लोरीन का एग्जांपल लीजिए। ठीक है, क्लोरीन में टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है क्लोरीन का 17 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17। ठीक है, अगर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी से अगर ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी से ले जा लेता है, तो यह कैसा हो जाता है? यह जो है यह ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, और यह कहलाएगा क्लोरीन आयन। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्लोरीन आयन। भारत में भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ठीक है, तो यहां पे बात की जा रही है जो फर्स्ट न्यूक्लियर या फर्स्ट एटम बम टेस्ट था वह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1974 में। कब? 1974 में, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो 1974 में पोखरण फर्स्ट, क्या? पोखरण फर्स्ट। ठीक है, पोखरण फर्स्ट। ठीक है, ये जो है वो परमाणु परीक्षण होता है, और इस मिशन का नाम रखा जाता है स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा जो है इस मिशन का नाम होता है, और इसके तहत 1974 में जो है यह
परीक्षण किया जाता है और डेट होती है 18 मई 18 मई 18 मई 1974 को। और जगह कहाँ है? पोखरण, राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जगह है पोखरण, वहां पे जो है यह परीक्षण किया गया था। इसके साथ में एक और याद रखिएगा, पोखरण 2 नाम से, ठीक है, पोखरण 2 नाम से, पोखरण जो सेकेंड है, ठीक है, पोखरण सेकेंड, यह जो है 1998 में, ठीक है, कब? 11 मई 1998 को परीक्षण किया जाता है। और इस मिशन का या इस ऑपरेशन का जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है ऑपरेशन शक्ति। क्या रखा जाता है? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और इस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के तत्वाधान में 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के द्वारा दूसरा एटम बम टेस्ट होता है। कहां पे? पोखरण में, ठीक है, पोखरण राजस्थान में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और एक और चीज ध्यान में रखना है, 11 मई को हर साल, ध्यान रखना, 11 मई को हर साल राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 11 मई। और इसके पीछे जो कहानी है वो यही कहानी है कि जो दूसरा एटॉमिक टेस्ट था, ठीक है, एटॉमिक बम टेस्ट था, वह पोखरण में 11 मई 1998 को किया गया था। इसी वजह से 11 मई को जो हर साल हम राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाते हैं। रॉलेट एक्ट खालिस्तान में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है वह 1919 में पारित किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो उस समय के जो क्रांतिकारी थे या आंदोलनकारी थे, ठीक है, उन भारतीयों को बिना दलील अपील के जो है गिरफ्तार कर लेना, ठीक। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आप लोग जानते होंगे कि जो काफी प्रोटेस्ट हुआ और उसमें उस समय रॉलेट एक्ट के तहत ही, ठीक, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। और ये जो सैफुद्दीन किचलू हैं उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में अमृत जो जालियांवाला बाग जो है उसमें जो है लोग इकट्ठा होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और जनरल डायर जो है वह शांति प्रिय प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो गोलियों की बौछार कर देता है और जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देता है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना होती है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट को जो है वो ब्लैक कानून या काला कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसको जो है नो दलील नो अपील वाला भी कानून बोला जाता है। ये जो है रॉलेट एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में हर साल 24 अप्रैल को, कब? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत होती है 2010 से। कब से? 2010 से। और जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 का, उसके तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है वह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंतर्गत जो है उसको लाया गया। और इसके लिए स्पेशल जो प्रोविजन है आर्टिकल 243 में वर्णित किए गए, ठीक है। और जैसे कि अगर मूल संविधान की बात किया जाए कि इस तरह की जो है पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, तो वह अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, ठीक है। तो यह जो संख्या है वो 8, क्या है? 8। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो जो पांच परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको P5 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक। तो टोटल जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 15, ठीक है, 15। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें जो है वो भारत नहीं है। भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर के तरीके से जो वो बनता रहता है। और अब तक जो है वो 8 बार जो है वो बन चुका है। मतलब ये अक्टूबर 2020 तक जो है वो 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो रह चुका है, ठीक। जो
जो परमानेंट जो मेंबर हैं, ठीक, वो पांच देश कौन है वो जान लीजिए, ठीक। यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है। फिर से समझिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रूस, ये जो पांच देश हैं वह जो है वो स्थायी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। उनको P5 के नाम से भी जाना जाता है। और हाल फिलहाल के वर्षों में जो चार देश हैं, ठीक है, चार देश समझिएगा, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान। फिर से समझिए, भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी, ठीक है। तो ये जो है G4, ठीक है, G4 देश कहलाते हैं, ठीक। यहां पे मैं लिख देता हूं, इंडिया, जर्मनी, ठीक है, ब्राजील और जापान। ये जो चार देश हैं, ये चार देश जो है वो G4 के नाम से जाने जाते हैं। और इन चार देशों का तर्क यह है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पांच स्थायी मेंबर हैं, ठीक है, इनको इनकी संख्या जो है बढ़ाई जाए और ये जो चार देश हैं उनको जो है उसमें शामिल किया जाए, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर बनने की जो है कवायद जो है इन चार देशों के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। और इनके समूह को क्या बोलते हैं? G4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G4। अगला प्रश्न, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जब आता है, कब आता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में जो प्रारंभ होती है, 1956 की यह जो है पंचवर्षीय योजना है। और पीसी मेहलनोबिस, ध्यान रखिए, पीसी मेहलनोबिस जो है इसको लीड कर रहे थे। उन्हीं के मॉडल पे जो है मेहलनोबिस मेहलनोबिस मॉडल कहलाता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1956 में। और इसी समय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं की भी जो इकोनॉमी है वहां पे जो है तीन ही तरीके की अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक पूंजीगत अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी और तीसरी जो होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, जब जब संसाधनों पे जो है वह प्राइवेट, ठीक है, जब प्राइवेट का जो है अधिकार हो, ठीक है, निजी लोगों का अधिकार हो, तो उस तरीके की जो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी क्या होती है? समाजवादी जब संसाधनों पे पूरी तरीके से सरकार का, ठीक है, सरकार का जो है अथॉरिटी होती है, तो वह जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और भारत जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है, इसमें आप लोग देखते होंगे कि इसमें जो है सरकार और निजी संस्थाएं दोनों मिलकर जो है उनका जो है वो कंट्रोल होता है किसके ऊपर? संसाधनों के ऊपर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे पूरी तरीके से जो है भारत सरकार नियंत्रण रखती है, ठीक है। अब बाकी की जो चीजें हैं उस पे जो है जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल होता है, ठीक। तो भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण आपको दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं? ठीक है, तो रेस्पायरेशन से संबंधित जो भी रोग है वह किसकी वजह से है? तो मेनली क्या है? वायु प्रदूषण। क्या? वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है वो श्वसन तंत्र संबंधित रोग होते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ठीक है, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उसमें तीसरे नंबर पे कौन आता है? ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है सेकेंड कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंड कंज्यूमर। तो इसको जो है एक डायग्राम के द्वारा जो है वो देखते हैं। मैं जो है ट्रॉफिक लेवल बना देता हूं, ठीक। यहाँ पे जो बेस में जो है वो हर्बीवोरस होते हैं। जो बेस में होंगे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर उत्पादक, उत्पादक, ठीक है। और उत्पादक में ग्रीन प्लांट आते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उनको जो है प्रोड्यूसर बोलते हैं, या ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, ठीक है। इनको ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स।
और ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वह ट्रॉफिक लेवल, ध्यान रखिएगा, ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रॉफिक लेवल जो है वो 2 स्टार्ट होगा, TL2 कर देते हैं। उसके बाद ट्रॉफिक लेवल TL3 होगा। उसके बाद ट्रॉफिक लेवल 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड में कौन होंगे, जो इन उत्पादक, ये जो ग्रीन प्लांट्स है जो इनको खाएंगे, ठीक है, तो ये कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है तो का नाम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, ठीक है। तो 287 का मतलब कि 2 8 10 7 17, ठीक है। तो 17 इलेक्ट्रॉनों वाला कौन सा एलिमेंट है, तो 17 इलेक्ट्रॉनों वाला एलिमेंट का नाम है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl, क्या होता है, Cl, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, ये है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2 4 बनेगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हीलियम का कितना होता है, 2, ठीक है। तो इस तरह किससे चाहिए, इनको याद रखिएगा। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हैदराबाद जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। उसके अलावा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये जो है वह स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर क्या है कॉन्सेप्ट, इधर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहां पे हो गया दिल्ली, इधर हो गया कोलकाता, ठीक है, इधर हो गया चेन्नई, ठीक है, और इधर क्या हो गया, मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है नेटवर्क है, जिसमें कौन सा शहर नहीं है, वह हैदराबाद नहीं है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चौथा क्या होगा, चेन्नई। तो इस तरह से जो है वो क्वाड्रिलेटरल हाईवे का निर्माण होता है। इसके साथ यह जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह के वीडियो के लिए हम आगे भी जो है मतलब कि ये जो सीरीज है कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो है चौथा वीडियो था रेलवे RRB NTPC के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस तरह के वीडियो के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।